आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूं। और छोटे बड़े भाई बहन सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था आपके सेकंड सेमेस्टर हिंदी साहित्य BA पार्ट फर्स्ट ईयर, जिसमें 3 क्वेश्चन हैं, जिसमें हिंदी कहानी का उद्भव विकास और उपन्यास का उद्भव विकास, और वो मैंने आपको करवा दिए हैं, समझ लो आप। उसके बाद लहना सिंह का चरित्र चित्रण था। उसने कहा था कहानी में से चौथा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपकी फूस की रात कहानी है। फूस की रात मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित है। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद जो कहानीकार हैं या फिर कहें उपन्यास के सम्राट कहे जाते हैं, तो उनके द्वारा रचित यथार्थवाद और आदर्शवाद से भरी हुई कहानी है। यथार्थवाद की झलक पूरी तरह से इसमें देखने को मिलती है। और देखिए, जो इसमें जो क्वेश्चन दिया है, या तो पूछता है फूस की रात कहानी की तात्विक समीक्षा, तो तात्विक समीक्षा पूछता है तो जो 6 पॉइंट बताए मैंने उन्हीं को आपको रखना है। और एक जो है इसमें जो दिया है कि फूस की रात कहानी, फूस की रात कहानी में क्या दिया है, किसान की लाचारी का क्या दिया है, यथार्थ चित्र, लाचारी का यथार्थ चित्रण किया है, स्पष्ट कीजिए, ऐसे पूछ सकता है आपसे। तो देखिए, या फिर हल्कू किसान है तो हल्कू किसान का चरित्र चित्रण भी पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो आने के चांस है वो तात्विक समीक्षा पूछता है इसमें से, या फिर उसकी भारतीय किसान की जो दिखाई है उन्होंने कि किस तरह से जीवन भर संघर्ष करता है, कड़ी मेहनत करता है, और फिर भी सभी सुविधाओं का अभाव उसके पास रहता है, क्योंकि जमींदार सेना जैसे लोग हैं जो उसको मतलब सुख से रहने नहीं देते हैं। तो भारतीय किसान जो जीवन भर मेहनत करता है, कर्ज में डूबा रहता है और सभी सुख सुविधाओं का उसके पास अभाव रहता है, इसी तरह की कहानी है। तो देखिए, किसान की लाचारी का यथार्थ चित्रण किया है फूस की रात। तो सबसे पहली बात आपने आती है, उत्तर आप दो, तो सबसे पहले आपको क्या है, प्रस्तावना का मतलब है कि मुंशी प्रेमचंद के लेकर और उसका वर्ण विषय थोड़ा सा 2-4-5 लाइन में आपको लिख दूँ। तो सीधी बात है कि फूस की रात कहानी किसके द्वारा है, MP का मतलब है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित क्या है, के द्वारा रचित एक कहानी है। इस कहानी को कब लिखा है, 1921। एक कहानी है जिसमें क्या दिया है कि जिसमें एक किसान की गरीबी, दयनीय स्थिति और उसके क्या है, कर्ज में क्या है, डूबे हुए यथार्थ का क्या करती है, चित्रण करती है कि दयनीय स्थिति है, गरीबी है और उसके कर्ज में डूबे हुए यथार्थ का चित्रण करती है। कौन, फूस की रात कहानी। फूस की रात मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित है, जो कब लिखी गई है, 1921 में। लेकिन इसका प्रकाशन जो वर्ष है वो क्या है, 1930 है।
1930 में इसका प्रकाशन हुआ है, लेकिन लिखी कब गई है? 1921 में लिखी गई है, जिसमें भारतीय किसान की दयनीय स्थिति, उसका गरीबी, उसके कर्ज में डूबा हुआ और किस तरह से जीवन भर कमाता है, सारी सुख सुविधाओं का अभाव होता है और जीवन में वैसे ही आता है, वैसे ही दुख पाते हुए ऊपर चला जाता है। इस तरह के यथार्थ को रखा है। अब देखिए, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित है, तो थोड़ा सा मुंशी प्रेमचंद क्या दिया है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के विषय में अपन पहले भी पाठ पढ़ाया है, मैंने जब भी अपन पढ़ चुके हैं। तो मुंशी प्रेमचंद थोड़ा सा देख लो, जन्म कहाँ दिखाया है? 1880। ये कहाँ है? लमई। लमई कहाँ पड़ता है? बनारस। कहाँ? बनारस कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ के रहने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद। जन्म और मृत्यु कहाँ दिखाई है उनकी? मृत्यु जो दिखाई है वो कितनी दिखाई है? 1936। ठीक है, 1936 दिखाई है। पिता, इनका जो वास्तविक नाम जो था वो क्या था? ध्यान रखना, वास्तविक नाम है इनका धनपत राय। धनपत राय वास्तविक नाम है। और उर्दू में जो दिया है, उर्दू में किस नाम से रचना करते थे? उर्दू में रचना किस नाम से करते थे? क्या नाम था? मुंशी प्रेमचंद उर्दू में जो रचना करते थे। तो अब ये मुंशी प्रेमचंद जो है उर्दू में रचना किस नाम से करते थे? अजायब राय नाम से करते थे। सॉरी, अजायब राय नहीं, ध्यान रखना, नवाब राय नाम से ये उर्दू में क्या करते थे? काव्य रचना करते थे। तो नवाब राय, इन्होंने एक लिखा था उपन्यास सौजे ए वतन। इसका हिंदी रूपांतर था राष्ट्र का विलाप। नवाब राय, उर्दू में शुरुआत में नवाब राय नाम से ये अपनी काव्य रचना करते थे। तो सौजे वतन इन्होंने उपन्यास लिखा था, जिसका हिंदी रूपांतर था राष्ट्र का विलाप। इसका मतलब, क्योंकि हमारे ऊपर विदेशी शक्ति अंग्रेजों की शासन था, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए लिखा था। लेकिन उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले कि कलेक्टर ने सौजे वतन को जब्त कर लिया और मुंशी प्रेमचंद की जितनी भी काव्य रचना थी सब पर प्रतिबंध लगा दिया। तो नवाब राय के बाद फिर उन्होंने किस नाम से लिखा है? मुंशी प्रेमचंद। हिंदी में क्या है? हिंदी में रचना जब चालू की है उन्होंने, तो किस नाम से लिखी थी? मुंशी प्रेमचंद नाम से उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं की शुरुआत किया, क्योंकि अपने नाम को छुपा लिया, क्योंकि सारे लोग विरोध कर रहे थे इनकी काव्य रचनाओं का। तो ये इनका सामान्य परिचय। उसके बाद देखिए, इसके बाद जो दिया है, इनके पिता जो था, पिता का नाम क्या था इनका? मुंशी अजायब राय। क्या थे ये? डाक मुंशी पोस्ट पर काम करते थे। तो पिताजी के आगे मुझे लगा वही टाइटल इनके नाम के भी आगे लगा है। तो मुंशी अजायब राय थे। और माँ जो थी इनकी, माँ वो क्या थी? आनंदी देवी इनकी माँ थी। इनकी जो पत्नी है, बचपन में इनकी शादी हो गई थी, पिताजी की जिद के कारण शादी हो गई थी। लेकिन जिस स्त्री से शादी हुई थी उनके साथ इनका आचार विचार नहीं मिल पाया और इन्होंने उसको
तलाक दे दिया, छोड़ दिया। उसके बाद 1905 में शिवरानी देवी जो क्या थी, एक विधवा स्त्री थी। शिवरानी देवी जो कि खुद एक पढ़ी लिखी और सुशिक्षित स्त्री थी, जिसने कहानी भी लिखी है। सर्वप्रथम कहानी शिवरानी की साहस थी जो उन्होंने लिखी थी, और एक लिखा मुंशी प्रेमचंद घर में, ये भी उन्होंने लिखा है प्रेमचंद के लिए। तो शिवरानी देवी एक विधवा स्त्री थी, उन्हीं से इनका मन मिला और इन्हीं से इन्होंने शादी कर। ये इनका थोड़ा सा सामान्य परिचय था। अब देखिए इसके बाद बात क्या आती है, इसके बाद संपादन का जो काम है, संपादन जो क्या दिया है, माधुरी और क्या दिया था, जागरण और हंस। इन पत्रिकाओं का संपादन का कार्य भी इन्होंने संभाला है। इसका मतलब है कि कहानी भी लिखी है, उपन्यास भी लिखे हैं, गद्य की बहुत सारी विधाएं लिखी हैं, उनके साथ में कुछ पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया है, अपना योगदान दिया है। उसके बाद अब देखिए कहानी जो है इनकी, कहानी लगभग कितनी मानी जाती है, 300 के लगभग कहानी मानी जाती है इनकी, जो किसमें है, मानसरोवर के कितने, मानसरोवर के 8 खंडों में संग्रहित की गई है। मानसरोवर इनकी काव्य रचना है, इनका संग्रह है मानसरोवर, जिसमें 8 खंडों में उसको विभाजित किया है। तो इनकी जो काव्य रचना है, जो चाहे वो गद्य में है, तो वो सारी की सारी इसमें लिखी गई हैं। जो दिया है कि एक नाम मिलता है सप्तसरोज में भी इनकी कहानी संग्रहित किए गए, और मानसरोवर के 8 खंडों में इसको संग्रहित की गई है। तो देखिए बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो कहानियों में आपने पढ़ा है आपके फूस की रात है, नहीं क्या, बड़े घर की बेटी है, बड़े भाई साहब हैं, ठाकुर का कुआं है, ईदगाह है, नहीं क्या, बहुत सारी कहानी उपन्यासों में आपने सुना है कि इसी फूस की रात में जो कहा क्या है, किसान का यह था, तो इनका प्रेमाश्रम कब लिखा, 1918 में प्रेमाश्रम लिखा था इन्होंने, 1918। तो प्रेमाश्रम भी भारतीय किसान की यथार्थ स्थिति का चित्रण किया है। उसके बाद रंगभूमि, उसके बाद रंगभूमि और कर्मभूमि, और उसके बाद गोदान, ये 1936 में लिखा था, जो भारतीय किसान का महाकाव्य कहा जा सकता है। भारतीय किसान की यथार्थ स्थिति का जो चित्रण किया है, गोदान से अच्छा आज तक किसी काव्य में नहीं किया गया है। तो इनके द्वारा फूस की रात में जिस तरह से किसान का चित्रण है, ठीक उसी तरह से प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान जैसी जो उपन्यास है उनमें भी इनको किसान की स्थिति का चित्रण किया है। इनके अलावा और भी इनके उपन्यास है, जिसमें कायाकल्प है, प्रतिज्ञा है, गबन है और निर्मला है। निर्मला जो कि दहेज अनमिल विवाह के ऊपर लिखा गया है। तो बहुत सारी काव्य रचनाएँ हैं, इसीलिए हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जगत में फेमस हो गए हैं। और इनका जो काव्य है उसमें क्या है, यथार्थवाद और आदर्शवाद से भरा पड़ा है, यही मेन आधार है इसका। इसीलिए इनकी काव्य रचना, क्योंकि इनका वर्ण विषय कोई एक निश्चित
क्षेत्र विशेष से नहीं था, पढ़ने वाले लड़के लड़के भी हैं, खेत किसान जो हैं, किसान खेतों में काम करने वाले वो भी उनके पात्र बनाए हैं, नहीं क्या। जो मजदूरी वर्ग के लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनको भी अपना पात्र बनाया है। इसलिए यथार्थवाद की झलक है इनकी, जो पूरी तरह से इनके काम में दिखाई देती है। तो ये थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय था मुंशी प्रेमचंद का। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये सारी चीज़ आपको जो मैंने संक्षिप्त रूप में दिखाई है, आपको किसमें दिखानी है? प्रस्तावना, जिसको दूसरे शब्दों में आप क्या लिख सकते हो? भूमिका। इसका मतलब 2-4-5 लाइन में आप भूमिका लिखिए। प्रस्तावना जो पूछी जाती है क्वेश्चन में, क्या किसके विषय में, उसका वर्ण विषय लेखक से संबंधित थोड़ी 2-4-5 लाइन लिख दीजिए, अच्छा रहता है। अब देखिए, अब इसका लाचारी का यथार्थ चित्रण किया है। यथार्थ का मतलब होता है वास्तव की स्थिति का चित्रण। अब इसका मतलब सबसे पहली बात तो क्या है, कौन सा यथार्थ दिखाया है, तो पॉइंट नोट कर लो। आपकी सबसे पहले तो सामाजिक यथार्थ, सामाजिक यथार्थ, सामाजिक यथार्थ दिखाया है सबसे पहले। और उसके बाद क्या है, किसान का यथार्थ, किसान का यथार्थ, क्योंकि किसान को ही हल्कू है किसान, क्योंकि प्रमुख पात्र हैं, उनको भी आपको याद रखना है। इसमें कौन कौन है? हल्कू जो खुद किसान है, मुन्नी बाई जो उसकी धर्मपत्नी है, और एक सहना जो जमींदार है, जो कर्ज देता है, और एक चौथा है जबरा कुत्ता, जो हमेशा हल्कू का साथ देता है। क्योंकि जब से प्रकृति बनी है, जब से मानव और कुत्ते का तो साथ रहा है, और वफादार जानवर भी है, नहीं क्या। तो किसान का यथार्थ जो जीवन है, फिर क्या दिया है? जमींदारों द्वारा शोषण, क्या दिया है? जमींदारों द्वारा शोषण, शोषण का क्या दिया है? यथार्थ। क्या लिखा है? जमींदारों द्वारा शोषण का यथार्थ। जमींदार कौन था इसमें? सहना, ध्यान रखना। जमींदार कौन था? सहना है। और उसके बाद में आप लिख सकते हो कि शोषक, शोषक और कौन है? शोषित का यथार्थ, शोषक और शोषित का यथार्थ आप दिखा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप क्या दिखा सकते हो? जिसमें दिया है कि फूस, फूस की सर्दी का यथार्थ, और क्या दिया है? फूस की सर्दी का यथार्थ दिखाया है। उसके बाद सामंती वातावरण, सामंती वातावरण, सामंती वातावरण का यथार्थ, सामंती वातावरण। सामंती वातावरण का मतलब है जैसे जमींदार जो पैसे वाले लोग हैं, जो कर्ज पे देते हैं, कर्ज की अदायगी कैसे करते हैं, चाहे उसमें मजदूर मरे, कमाने वाला मर जाए, लेकिन उनको उनके पैसे की वसूली करना जरूरी है। अब एक पॉइंट जो है जिसमें अपन कह सकते हैं उसको जिसमें प्रकृति परिवेश का यथार्थ, प्रकृति परिवेश, परिवेश का यथार्थ, प्रकृति परिवेश का यथार्थ एक आप कह सकते हो जिसमें मुन्नी बाई है। इसका मतलब है स्त्री की लाचारी, लाचारी का
चित्रण और दिखा सकते हो आप जबरा कुत्ता की वफादार का यथार्थ, ये सब आप दिखा सकते हो, क्योंकि यथार्थ किस किस की स्थिति का चित्रण उन्होंने किया है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप अगर पूछता है भारतीय किसान तो क्या वर्ण विषय को लेकर इसमें बात बताई है। सीधी बात है कि सामाजिक यथार्थ, इसका मतलब है कि मुंशी प्रेमचंद ने 1921 में इस कहानी को लिखा है और इस कहानी का प्रकाशन 1930 में हुआ। इसका मतलब है कि उस समय 1921 का समाज कैसा था, समाज में किस तरह की भ्रांतियाँ, सामाजिक रूढ़ी या फिर रीति परंपरा या फिर समाज के गरीब लोगों का जो किसान है उनका किस तरह से शोषण होता था, वो सामाजिक यथार्थ को रखा है। ठीक है, किसान का यथार्थ, इसका मतलब है कि उस समय 1921 में कहानी लिखी तो उस समय समाज में रहने वाला जो किसान है, हल्कू जैसे गरीब लोग, उनके यथार्थ का चित्रण किया है। इसका मतलब है कि गरीब किसान जीवन भर कमाता है, सारी सुविधाओं का अभाव रहता है और फिर भी जो लेना जैसे जमींदार लोग हैं ना, वो उसको जीने नहीं देते हैं और फूस की रात में सर्दी में मरने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो भारतीय किसान का यथार्थ जो है उसको भी इसमें दिखाया है। मैं शॉर्ट रूप में ही सारी चीज़ बता रहा हूँ, संकेत है, समझ लेना। जमींदारों द्वारा शोषण का यथार्थ, जमींदार कौन है इसमें? सेठ, जो अपने क्या है कि 3 रुपया लेने के लिए आते हैं और हल्कू ने 3 रुपया मुन्नी बाई के पास रखें और कौन सी फूस की रात, फूस की रात कब आती है? जनवरी में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो फूस की रात को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि खेत में निकालनी है रात, फसल बोई है, फसल को जो आवारा पशु हैं, नील गाय वगैरह चढ़ जाती हैं, तो वहाँ रात में रहने पड़ेगा। एक कंबल खरीदने के लिए 3 रुपये उसके पास बचे हुए हैं, लेकिन सेना उस दर्द को नहीं समझ पाता है और सेना 3 रुपयों को ले जाता है और सर्दी में मरने के लिए भारतीय किसान मजबूर होता है। तो ये क्या है? जमींदारों द्वारा शोषण का यथार्थ, किस तरह से शोषण किया जाता था गरीब लोगों का, शोषक और शोषित का यथार्थ। इसका मतलब है शोषक कौन होता है? जो शोषण करता है। इसका मतलब जो सामान्य, जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं। और शोषक कौन होता है? जिसका शोषण होता है, जो गरीब है, जो मजदूर है, मजदूरी करके अपना पेट पालन करता है, जिसका शोषण होता है वो शोषक है और जो शोषण करता है वो शोषित है। तो दोनों ही चीज़ों को इसमें यथार्थ के रूप में रखा गया है। फूस की सर्दी का यथार्थ, सीधी बात है कि फूस की सर्दी, इसका मतलब है भारतीय किसान जो है खेती पर निर्भर होता है। खेती फूस की रात अर्थात सर्दी में भी आप देखते हो, आप सब लोग ग्रामीण परिवेश में रहने वाले हो, आप तो लाइट दिन में आने लगे, रात भर पानी मोड़ते थे, काम करते थे, कैसी सर्दी पड़ती, सब पे एक जैसे गर्म ऊनी कपड़े नहीं होते, क्योंकि स्थिति सबकी अलग अलग होती है। तो स्थिति वो फूस की सर्दी का यथार्थ दिखाया है, जो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जिसमें हाड़ कपाने वाली, दांत कपाने वाली सर्दी पड़ रही है। इसीलिए हल्कू की जो खेत है उसको नीलगाय चौपट कर जाती है, लेकिन अपनी देह को जो अलाव जलाया है ना उसको छोड़कर जाने का मन नहीं करता है। तो ये सर्दी का यथार्थ चित्रण किया है, समझ लो। सामंती वातावरण का यथार्थ, सामंती वातावरण का मतलब है बड़े लोगों से, ध्यान रखना, जो पैसे वाले लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं जो क्या देते हैं, कर्ज पर पैसा देते हैं, फिर अपनी वसूली अपने हिसाब से करते हैं। और क्या है? प्रकृति परिवेश का यथार्थ। प्रकृति परिवेश इसका मतलब है 1921 में लिखी है कहानी, 1930 में प्रकाशन हुआ है। तो उस समय प्रकृति परिवेश जो है, अब इसका मतलब है कि प्रकृति परिवेश का नज़ारा, इसका मतलब है कि सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, किस तरह का माहौल रहता था, जिसमें मतलब कपड़ों के अभाव में जिंदगी मतलब जंग हार जाती थी। तो हल्कू किसान के माध्यम से प्रकृति परिवेश में पड़ने वाली ठंड का वातावरण है, उसको भी उन्होंने पूरी तरह से यथार्थ रूप में रखा है।
स्त्री की लाचारी का चित्रण। स्त्री कौन? जो हल्कू किसान की जो पत्नी है मुन्नी बाई, वो कहता है कि ला उन 3 रुपयों को दे दे। वो कहती है कहाँ से दे दूँ, फूंस की रात आ रही है, कंबल लेना है। तो वो कहता है कि क्या मैं उसकी गाली खाऊं? तो मुन्नी कहती है कि क्यों, गाली क्यों देगा, उसका राज है क्या? इसका मतलब खेती से पिंड छुड़ाओ और मजदूरी करके अपना पेट पालन करेंगे। इसका मतलब मजदूरी करने में या खेती करने में कोई आनंद नहीं है। तो जबरा कुत्ता की वफादारी, इसका मतलब है कि प्रकृति परिवेश में मानव और कुत्ता का साथ रहा है। तो जहाँ जहाँ हल्कू जाता है, हल्कू के साथ में कौन? जबरा कुत्ता भी जाता है और खेत की रखवाली करता है, रात भर भूंजता है। लेकिन अत्यधिक सर्दी होने के कारण हल्कू सो जाता है और उधर नील गाय गन्ने के खेत को चौपट कर जाती है। तो वहीं खेल खत्म हो जाता है और उसके बाद में कहानी पर पर्दा डाल दिया है। तो फूस की रात की यथार्थ कहानी है, उस पर चित्रण किया है। थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना। नमस्कार।